Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 21st June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर cover हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस मैनी इवेंट्स एंड पाइपलाइन. और हम सभी को पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो स्टेट विजिट पर गए हुए हैं. कहाँ की आपका जो फर्स्ट स्टेट विजिट है वो क्या है? यूएस है. यहाँ पर हम इसे फर्स्ट स्टेट विजिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे इस साल की पहली स्टेट विजिट है, कोई फॉरेन स्टेट विजिट है. इसलिए ये आपकी क्या हो गई, मतलब कि हम यहाँ पे जो समिट्स होती हैं उसको छोड़कर जो हम नॉर्मली स्टेट विजिट्स होती हैं टू कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पर यूएस और इंडिया की, तो हमारे इंडिया की तरफ से यूएस की ये हमारी फर्स्ट विजिट है. अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ यूएस लैंड कर चुके हैं. उससे पहले वो कहाँ जाएंगे? यूनाइटेड नेशन में. आज आप सभी को पता है 21 जून है और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो इसी के लिए अभी ये न्यूयॉर्क में जाएंगे और वहां यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाएगा. उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? यूएस जाएंगे. और आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारी जो रिलेशन जो बायलैटरल ये मीटिंग होने वाली उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं. ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डक्कन पैसेज. तो आप लोगों को यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है. तो आपको ये बताना है कि जो डक्कन पैसेज है वो किन दो आइलैंड नेशन को एक दूसरे से सेपरेट करता है. ठीक है, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इसका आंसर कर पाएंगे. आपके पास ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, सुमात्रा एंड जावा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप. सो अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों आइलैंड नेशन को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल यहाँ पर सेपरेट करता है. तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया. अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान, सुमात्रा एंड जावा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप. तो हम यहाँ पर डक्कन पैसेज की बात कर रहे हैं. तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? आप फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. क्या है? ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर लिटिल अंडमान है और आपका साउथ अंडमान है. उन दोनों आइलैंड नेशन को क्या करता है? डक्कन पैसेज एक दूसरे से सेपरेट करता है. तो आप ये मैप में देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा. ये है आपका पूरा अंडमान. पहले हम बात करते हैं ये अंडमान और यहां से स्टार्ट होता है आपका निकोबार आइलैंड. ओके, अंडमान, ये अंडमान और ये निकोबार, इसको कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल यहाँ पर सेपरेट करता है. ओके, अब आप इसको जूम करेंगे. जूम किया हमने, यहाँ पर हमें क्या दिखा? लिटिल अंडमान. ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है आपका लिटिल अंडमान और ये है आपका इस साइड का जो पूरा है वो क्या है? आपका साउथ अंडमान. ठीक है, ये यहां तक आपका आता है साउथ अंडमान और ये आता है आपका नॉर्थ अंडमान. तो यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डेक्कन पैसेज जो है वो क्या करता है? एक दूसरे से सेपरेट करता है. ओके, तो अब आपको यहाँ पर ये याद रहेगा कि डक्कन पैसेज किसको सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को एक दूसरे से सेपरेट करता है. ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर राइट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा आज का क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मतलब आपको यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है और जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर जो रिवर्स है आपकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तो इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है. आपको पहले ये बताना है कि सबसे साउथ ईस्ट रीजन में कौन सी रिवर आती है, उसके ऊपर कौन सी आएगी, फिर उसके ऊपर कौन सी. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर इसका सही आंसर बताएंगे. इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी. उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. यहाँ पर हमें ये बताना कि आपके यहाँ पे वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक. तो इसमें से हमें ये बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसे कौन पब्लिश करता है. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है. ओके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना है. वीडियो के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दूंगी.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चाइना पाकिस्तान इंक न्यूक्लियर प्लांट्स डील। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक न्यूक्लियर प्लांट डील करी है। आप देखेंगे चाइना ऑन ट्यूसडे साइन एन एग्रीमेंट वर्थ $4.8 बिलियन विद कैश ट्रैप पाकिस्तान टू सेट अप 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ साइन ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन द टू ऑल वेदर अलाइज। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करना चाहता है, कहाँ, पाकिस्तान में। ओके तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह चाइना जो है पाकिस्तान की तरफ कितना ज्यादा वहां पर उसकी तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये क्या हो सकता है, इंडिया के लिए बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट आपके सामने आ सकता है। क्या एज अ पोटेंशियल थ्रेट इंडिया के लिए आपके लिए आगे बढ़ सकता है। अब इसी से रिलेटेड आप इस चीज को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट पेज में एक आर्टिकल है जिसमें यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, ब्लॉक किया है किसको, कि यहाँ पर देखेंगे चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल एट यूएन टू ब्लैकलिस्ट 26/11 टेरर अटैक एक्यूज साजिद मिर। यहाँ पर साजिद मिर जो थे एक्यूज किया गया उन्हें कि वो 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, आप सभी को पता है मुंबई में जो 26/11 टेरर अटैक हुआ था, तो यहाँ पे वेरियस जो नाम थे उसको दिया गया था कि उन्हें क्या किया जाए, यूएन में ब्लैक लिस्ट में मतलब एज अ टेररिस्ट उन्हें घोषित किया जाए। बट चाइना ने क्या किया, अभी ये जो पूरा प्रपोजल आया था तो उसमें ये जो साजिद मिर का नाम था उसे इस प्रपोजल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे चाइना ऑन ट्यूसडे ब्लॉक द प्रपोजल बाय इंडिया एंड द यूएस। ये इंडिया और यूएस का प्रपोजल था जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान डेजिग्नेटेड लश्कर ए ताइबान टेररिस्ट साजिद मिर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट की डिमांड की गई, जिसको यहाँ पर क्या किया, जो मुंबई टेरर अटैक में यहाँ पे मोस्ट वांटेड पर्सन था उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में यहाँ पर होता है क्या, 1267 अलकायदा सेक्शन कमिटी है आपकी, मतलब ये एक पूरी कमिटी है और ये कमिटी यहाँ पर क्या करती है, जो जितने भी टेररिस्ट हैं उनका नाम यहाँ पर आपको दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि इन पर्सन को क्या करना है, टेरर घोषित करना है, मतलब कि ये टेररिस्ट हैं उन्हें ये घोषित करना है। और जब इनको टेररिस्ट हम घोषित कर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उन पर्सन पे बहुत ज्यादा क्या लगाए जाते हैं, सैंक्शंस लगाए जाते हैं। अभी कमेटी क्या है, 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के बारे में अगर हम देखें तो इस कमेटी का अगर हम बात करते हैं तो यूएनएससी की एक कमिटी है, इसको सेटअप किया गया था 1999 में, अपडेटेड इन 2011 एंड 2015 एंड स्ट्रेंथन आफ्टर द सितंबर 2001 अटैक्स। इट इज नोन एज द दाशिद एंड अलकायदा सैंक्शंस कमिटी। इसे हम 1267 कमिटी भी कहते हैं और इसे हम दाशिद अलकायदा सैंक्शंस कमिटी भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इट कंप्राइजेस ऑल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो आपके यूएनएससी में जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो वो क्या है, इस कमेटी की मेंबर्स हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये ग्लोबल लिस्ट है, टेररिस्ट की एक ग्लोबल लिस्ट ये निकालते हैं जिसमें यूएनएससी का स्टैंप लगता है और जब यूएनएससी का इसमें स्टैंप लग जाता है तो उस पर्सन को टेररिस्ट यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस पर्सन पे बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, किस कंट्री में वो रह सकते हैं, कहाँ उनको जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीजें उस पर्सन के ऊपर होती हैं। तो हाल ही फिलहाल में इस कमेटी की बाद से जो साजिद मिर थे उनका नाम क्या किया था कि सजेस्ट किया गया था कि इन्हें, क्योंकि 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था उसमें ये शामिल थे, ठीक है। तो यूएस और इंडिया ने ये प्रपोजल लेकर आया था, बट हमें क्या दिखाई देता कि चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इवन पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले ही कहा गया था कि ये जो साजिद मिर है उसके यहाँ पे डेथ हो गई है, बट जब यहाँ पे सबूत मांगे गए कि जो इसके कुछ एविडेंस दीजिए कि हाँ सच में इसकी डेथ हो गई है, तो अभी तक हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, एक तो आपका एक कमिटी वाला आ गया, दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूएनएससी में जो हम परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं कि जो परमानेंट सीट्स हैं उसका हमें जो एम्बिट है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, सिर्फ इंडिया को ही परमानेंट मेंबर बनाने की नहीं। यहाँ पे जो अदर मेंबर्स हैं, बहुत ही आपके पास पोटेंशियल मेंबर्स हैं, नेशंस हैं जिनको यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर मिलनी चाहिए। बट हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, चाइना आ गया आपका, पाकिस्तान आ गए, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो एक जो एम्बिट होता है यूएनएससी का जो मेन मोटिव है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इसमें यूएनएससी में रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ओके, तो आई होप आपको अब ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब आप यहाँ पर देखेंगे अ वेलकम स्टेप। आप सभी को पता है जब से यूएस चाइना का जो स्पाई बलून था उसको यूएस ने क्या कर दिया था, है ना, उस पर टारगेट किया था, तब से यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में थोड़े जो रिलेशंस थे अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और ज्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। अब हाल ही फिलहाल में जो यूनाइटेड नेशन के प्राइम यूएस के हमारे
रिलेशन है कहाँ जा रहे हैं तो देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एंड चाइना दिस वीक टुक मच नीडेड स्टेप टुवर्ड्स रिपेयरिंग देयर रिलेशन एज एंटोनी ब्लिंकन विजिट बीजिंग। तो वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यूएस के सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, बीजिंग की विजिट में जा रहे हैं, जिससे वो क्या कर सकें, एक स्टेप लिया गया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं चाइना से, उसको फिर से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अगर देखिए हम चाइना की बात करते हैं, यूएस और चाइना के अगर रिलेशन खराब होते हैं तो इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा क्या पड़ता है, आपका इंपैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि यूएस की, चाइना का अगर हम देखें तो बहुत सारे जो नेशन है वो इकोनॉमिकली का है चाइना के ऊपर आपके बेस्ड है ना, डिपेंडेंट है। आप माने या ना माने, चाइना के ऊपर बहुत सारे जो नेशन है इकोनॉमिकली यहाँ पर आपके डिपेंडेंट है। और यूएस का अगर हम पर्सपेक्टिव लेते हैं तो सिक्योरिटी के बेसिस पर, जो डिफेंस है आपका, सिक्योरिटी के बेसिस पर आपके बहुत सारे जो नेशन है वो डिपेंड है। इवन आप इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा बहुत सारा जो ट्रेड होता है वो चाइना के साथ होता है, और डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो यूएस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों नेशन के बीच में जब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें किसको चूज करना है, यूएस को चूज करना है या फिर चाइना को चूज करना है, तो ये बहुत सारे जो नेशन होते हैं, सिर्फ इंडिया की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, अदर नेशंस की भी बात की जा रही है कि उनके लिए एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि हम किसको चूज करें। इवन प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट चाइना हो जाता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यूएस भी हो जाता है। इसलिए अब ये बात हो रही है कि हम क्या करेंगे, यूएस और चाइना। इवन यूएस ने भी कई बार अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि चाइना क्या है, हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हम चाइना को एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। कैसे, और कॉम्पिटिटर होना बहुत ही अच्छा बात है ना, मतलब आपके सामने कोई कंपटीशन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप हर चीज में क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जा रही है कि यूएस क्या करना चाहता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना चाहता है। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे चाइना को उसने यहाँ पर दे रहा था, मतलब देना चाहता था, वो टेक्नोलॉजी चाइना को प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बट स्टिल चाइना यहाँ पर ग्रो आपका करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक टाइम पर ऐसा आ गया था इंडिया के लिए, जैसा डायलेमा आया था आपका कि यूएस और यूएसएसआर, मतलब रशिया, इसमें से आपको क्या करना है, किसी एक के साइड में आना है। तो यहाँ पर हम ना तो यूएस को छोड़ सकते हैं ना तो रशिया को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो रिलेशन है, जैसे रिलेशन यूएस के साथ है उसी तरीके के आपके जो, मतलब जो इंपॉर्टेंस रशिया की इंडिया के लिए है, उसी तरीके से यूएस की भी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए है। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस वाला फैक्टर आ जाता है, तो किसी और कंट्री के लिए ये चीज ना है, इसलिए यहाँ पर जो यूएस और चाइना आपके हैं, एक दूसरे की जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे, दिस इज द स्पेशली ट्रू इन the region where nation continue to have deep economic linkage with China and close security ties with the US, that Beijing and Washington are appearing to agree on the need for stability should be welcome। तो इसलिए यहाँ पर जो बीजिंग और चाइना, मतलब चाइना और आपका यूएस है, वो क्या करना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके, जिसमें यहाँ पर इंडिया भी क्या है आपका इंक्लूड है। ओके, अब देखिए यूएस, इंडिया के लिए बात करते हैं तो इंडिया भी यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, चाइना का अल्टीमेट एम क्या है, मतलब यूएस का आपका अल्टीमेट एम क्या है, चाइना को काउंटर करना। और चाइना कैसे काउंटर होगा, आप सभी को पता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो पहली बात तो इंडिया उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा आपका चाइना को काउंटर करना है तो एशिया रीजन में इंडिया ही एक ऐसा आपके पास इतना बड़ा मार्केट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूएस चाइना को काउंटर कर सकता है। फिर आपका आता है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन में आपको जो इंडियन ओशन है, तो चाइना का जो बहुत बड़ा ट्रेड होता है वो किसके थ्रू होता है, इंडियन ओशन के थ्रू होता है। तो इसलिए भी इंडिया की इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूएस के लिए ज्यादा हो जाती है। तो यूएस यहाँ पर नहीं चाहेगा इंडिया के लिए कोई डायलेमा क्रिएट हो जिसके कारण उसको यूएस और चाइना में से किसी एक को यहाँ पर चूज करना पड़े। क्यों, क्योंकि चाइना क्या है, नेबरिंग कंट्री है, हमारी बॉर्डर लग रही है चाइना के साथ, तो उनके साथ अगर हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और ये भी, ठीक है। ये पाकिस्तान का पूरा केस है, जो पाकिस्तान में अभी ट्रबल चल रहा है उसके बारे में पूरा ये लिखा गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेमीकंडक्टर्स। इसको आप जीएस पेपर 3 से भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जीएस पेपर 2 आपका यहाँ पे जो पॉलिसीज वगैरह है उससे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, लिंक कर सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर फैब की बात की गई है, ये क्या है, आज के टाइम पर इंडिया क्या बनना चाहता है, आपका सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है। अब हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर हब क्यों बनना चाहते हैं, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, मतलब हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे हमारे अटेम्प्ट से कि हम क्या करें, जो सेमीकंडक्टर है उनका जो एस्टेब्लिश किया जाए। तो हमारा जो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था वो 2007 में हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर 2012 में भी क्या किया था, स्पेशल इंसेंटिव
पैकेज को फर्दर यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, बट दोनों हमारे यहाँ पे जो अटेम्प्ट है वो कैसे हो गए थे, फेल हो गए थे। उसके बाद हाल ही फिलहाल में 2021 में हमने फिर से यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हम सेमीकंडक्टर को बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपकी दो कंट्रीज, एक हो जाती है चाइना और दूसरी आपकी है कौन सी, ताइवान। ये दोनों कंट्रीज क्या है, सेमीकंडक्टर के एक तरीके से हब माने जाते हैं, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जब यहाँ पे 2020 में हमने क्या देखा था, आपका कोविड आया था, जिसके कारण क्या हुआ था, हमें यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर का जो ट्रेड होता था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी। ठीक है, अब क्या था, हम लार्जली बहुत सारी कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि हम चाइना और ताइवान, मतलब चाइना स्पेशली चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए। इसलिए अब यूएस की बात करें, आप यूके की बात करें, उन्होंने भी क्या किया है, लॉन्च किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है कि हम क्या करेंगे, एक सेमीकंडक्टर हब बनने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अब इंडिया के सामने यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर हब बनेगा। हाँ, अभी यहाँ पे सेमीकंडक्टर हब बनने की बात की जा रही है, उससे पहले ही इंडिया के सामने दो जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सामने आ गए हैं। चाइना तो है ही, बट अभी फिर से आपके पास यूएस और यूके यहाँ पर आपके एज अ कॉम्पिटिटर सामने आ गए हैं। यूएस की बात करेंगे, यूएस ने यहाँ पे चिप एंड साइंस एक्ट 2012 को यहाँ पे इनेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने $40 बिलियन की सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात की है, जिससे हम क्या कर सकें कि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर की उसको फिर से बैक किया जाए, है ना। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूके ने यहाँ पे 7.4 बिलियन यूरो की यहाँ पर सैंक्शंस किए हैं, जिससे वो क्या कर सके, न्यू फैब ऑफ फ्रांस यहाँ पर कंडक्ट किया जाए, मतलब एक सेमीकंडक्टर हब बनने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इंडिया को यहाँ पर क्या देखने की जरूरत है कि इंडिया को भी एक आपको क्या चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए। इंडिया को फाइनेंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए जिससे कि हम क्या बन सकेंगे, सेमीकंडक्टर हब बन सकेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है कि हमें एक ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर बनने की बात कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ना हो, ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, उसके लिए लोकेशन सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हमारी लोकेशन क्या होगी। दूसरी हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर एक क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत है। किसकी, क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिसमें यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर, गैस, केमिकल सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर की, तो आपकी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, स्किल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो देखिए, डेवलपिंग एन इकोसिस्टम फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन अ ग्रीन फील्ड लोकेशन इज अ मेजर चैलेंज। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपके यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस रिक्वायर होंगी चिप फैब्रिकेशन के लिए। यहाँ पे ट्रेन पीपल की जरूरत है, अबंडेंट क्लीन वाटर यहाँ पे आपको जरूरत है, और यहाँ पर जो आर्ट होता है चिप मेकिंग का, है ना। देखिए, हम यहाँ पे चिप को बना भी देते हैं, सेमीकंडक्टर्स बना भी देते हैं, बट अगर उसकी क्वालिटी खराब होगी तो एक तरीके से जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चाइना की बात करते हैं। चाइना ने यहाँ पर किस तरीके से ये जो सेमीकंडक्टर का हब बनता है, जो चाइना है वो किस तरीके से यहाँ पे सेमीकंडक्टर का हब बनता है। तो चाइना ने क्या किया था, जो बहुत सारी फेल कंपनीज थी, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनको वहां पे उसने बहुत ज्यादा क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया और उसको एक्वायर किया, है ना। और वो उससे क्या हुआ, एक तरीके से आप देखेंगे, एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग फैब्स, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैब्स से वो मतलब काम नहीं कर रहे थे और वो अच्छे से चल नहीं रहे थे। तो चाइना ने क्या किया, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मतलब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब की कंपनीज थी, फैब्रिकेशन से एग्जिस्टिंग फैब्रिकेशन, वहां पे उसका उसने एडवांटेजेस कैसे लिए, उसने बहुत ज्यादा क्या किया, आपका इन्वेस्टमेंट किया तो उसको यहाँ से क्या क्या फायदे हुए, दे आर रीजनेबली प्राइस्ड, हैव स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी, उनके पास ऑलरेडी वो क्या थे, एग्जिस्टेड थे और उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी। बस उसने क्या किया, यहाँ पे जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम है उसको स्टैब्लिश किया, प्रोडक्ट को लिंक किया किससे, मार्केट के साथ, और जिसकी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि चाइना एक तरीके से हमें क्या सामने नजर आता है, एक सेमीकंडक्टर का हब बनता हुआ नजर आता है। अब चाइना की यहाँ पे एक कहावत है कि journey started about 20 years ago, as the Chinese saying goes, the best time to plant a tree was 20 years ago, but the second best time is now। यहाँ पर इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर हमें फल चाहिए, कोई भी फ्रूट चाहिए, तो अगर उसे हमें क्या करना चाहिए, उस पेड़ को हमें 20 साल पहले लगाना चाहिए। ठीक है, बट अगर हमें 20 साल बाद फिर से फल चाहिए तो आज ही सही टाइम है कि हमें क्या करना होगा, फिर से उस प्लांट को रीप्लांट करना होगा। तो इसलिए इंडिया के सामने आप देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर आ गए आपके सामने, एक यूएस आ गया, यूके आ गया और चाइना तो है ही। ठीक है, तो इन तीनों से हमें क्या करना है, डील करना है। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, हमें यहाँ पर ग्रीन फील्ड की बात करें, केमिकल्स गैसेस की बात की जा रही है, ट्रेन यहाँ पे जो लेबर है, उन ये सारी चीजों की हमें जरूरत होगी, तभी हम क्या बन सकते हैं, सेमीकंडक्टर हब बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे
सेमीकंडक्टर है क्या, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर होते क्या, पहले हम ये बात करते हैं। आप जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें एक चिप लगी होती है और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना। तो उसे मतलब जो भी हमारा पूरा काम होता है ट्रांसमिशन का, जो आपकी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू ही होता है। तो एनी ऑफ ग्लास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर और एन इंसुलेटर, के बीच में ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंश्योर करता है कौन, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इंडिया का सेमीकंडक्टर जो लॉन्च हुआ था 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके लिए यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपीस इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने यहाँ पर सैंक्शंस किए थे। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्लेस इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो ये हमारा क्या था, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था जिसमें हम सस्टेनेबल जो सेमीकंडक्टर्स है उसको डेवलप किया जा सके। आपकी एक DLI इंसेंट स्कीम भी आती है। इस स्कीम का जो एम है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जिसमें की जो कंपनीज हैं उन्हें हम क्या करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये ऑफर करते हैं आपका 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हु कैन सेट अप दीज फैब इन द कंट्री। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, 50% ऑफ जो टोटल कॉस्ट है फिजिकल सपोर्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे हम क्या कर सके, जो फैब्स हैं उनको स्टैब्लिश कर सके। तो आई होप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ जाता है UPI पेमेंट्स रिलीफ फॉर यूजर्स अ हेडेक फॉर बैंक। जब से आपका UPI का आपका सिस्टम देखेंगे इंडिया में कब आता है आप बताएंगे, तो जब से आपका UPI आता है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस आता है, जिसमें हम जो फोन पे है, आपका पेटीएम है, जीपे, इनके थ्रू क्या करते हैं, मनी का ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट यहाँ पे किसके लिए, जो यूजर्स हैं जैसे कि हम जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी हो गया है, बट किसके लिए हेडेक बन रहा है, जो बैंक्स हैं उनके लिए ये एक हेडेक बनता जाता है। अगर देखिए कभी हमें 10 रुपए का भी सामान खरीदना होता है तो हम क्या कर देते हैं, स्कैन किया हमने और वो कर दिया। बट ये जो ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें दिखानी होती हैं, तो ये बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा ये क्या बनता जा रहा है, आपका एक हेडेक की तरह सामने आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसी के चलते यहाँ पे जो UPI है उन्होंने क्या किया, एक पूरा लिमिट लगा के रखी कि एक दिन में आप 20 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और 1 लाख रुपीज तक क्या कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट हम क्या देखते हैं, जो कुछ बैंक है उन्होंने अपना खुद का भी एक टारगेट और लिमिट सेट करके रखा है। जैसे हम IC बैंक की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या सेट करके रखा कि आप 24 आवर्स में 10 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, है ना। और हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, 20 ट्रांजैक्शंस का मतलब उन्होंने लिमिट सेट करके रखा है। तो देखिए आपका जो ऐप है, जैसे कि हम फोन पे की बात करते हैं तो फोन पे में सारे आपके कोई भी जितने भी आपके फोन पे आ गया, जीपे आ गया, पेटीएम की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो आपके बैंक से सारे बैंक अकाउंट होते हैं, बट ट्रांजैक्शन की लिमिट उन्होंने क्या करके रखी है, अलग अलग सेट करके रखी है। कि एक दिन में कोई बैंक कहता है कि आप 10 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दूसरा बैंक कहता है 20 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी के चलते आपको कई बार क्या देखने को मिलता है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फेल होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि अब तक जो 2016 से 23 का आप डेटा देखेंगे, जो मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। 9,415 जो मई 2023 की बात करें, जो वॉल्यूम है UPI का मंथली, ये इंक्रीज हो चुका है। आप चार्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, फोन पे का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसके बाद जीपे और उसके बाद आपका पेटीएम आ जाता है। बैंक की बात करते हैं यहाँ पे SBI आपका हाईएस्ट में है, उसके बाद HDFC बैंक से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बैंक है उसका यूज किया जा रहा है ट्रांजेक्शन के लिए। ओके, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए अब यहाँ पर हमें एक ऐसा सिस्टम लेकर आना होगा, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर जो यूजर्स हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे कैशलेस होने की बात करते हैं, अब हमें यहाँ पे अपना वॉलेट नहीं रखना पड़ता। अगर आप वॉलेट घर पर भी भूल जाते हैं तो आपके पास अगर आपका फोन है तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। आपको हर जगह आप क्या डिजिटली हो चुके हैं, आपने एक बार क्या किया, स्कैन किया और आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। बट ये इसका जो पूरा वो करना, मतलब कि किस तरीके से सारी चीजें करना, उसका ये किसके लिए हेडेक बन रहा है, बैंक्स के लिए ये हेडेक बनता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी सामने नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए इसको तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है, हाँ,
चाइल्ड लाइन 10982 टू बी मर्ज विद 112 लाइन इन 9 स्टेट्स। यहाँ पर क्या है आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया था, उनका एक एनजीओ का एक रनिंग कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर 1098 ये चिल्ड्रन की हेल्पलाइन नंबर है। मतलब अगर कोई भी बच्चा है उसको अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो वो इस नंबर पर कॉल करके क्या कर सकता है, हेल्प मांग सकता है। तो इसको अब किससे लिंक कर दिया गया, आपका 112 लाइन से हेल्प कर दिया गया है, मतलब कि मर्ज कर दिया गया है। अब ये मर्ज क्यों किया गया है, हमारा जो एक विजन है वन नेशन वन हेल्पलाइन, तो इस विजन के चलते यहाँ पर जो ये चाइल्ड लाइन है 1098 को यहाँ पर जो ERSS 112 है उसके साथ क्या कर दिया गया, आपका मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो 1098 की बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की, इस स्कीम को लेकर आया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। इसको 24/7 जो है बच्चों को यहाँ पे सर्विस मिले, चाइल्ड लाइन सर्विस थ्रू चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। यहाँ पर ये एक NGO के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ था और उसके थ्रू यहाँ पे जो बच्चे थे उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जाती थी। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोग्राम है, वन नेशन वन हेल्पलाइन के तहत यहाँ पर जो चाइल्ड लाइन 1098 है इसको मर्ज कर दिया गया है, किसके साथ, ERSS 112 के साथ मर्ज कर दिया गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी ये कितने स्टेट्स में हो रहा है, आपका 9 स्टेट्स में। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, लद्दाख, मिजोरम एंड पुडुचेरी। तो इन 9 स्टेट्स में अभी क्या हुआ है, ये मर्ज हुआ है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्राइबल मेट एट वुमेन इनटू योगा डे दिस टाइम। यहाँ पे आज क्या आपका इंटरनेशनल योगा डे है और इसी यहाँ पर जो योगा डे के इस टाइम पर क्या किया गया, जो ट्राइबल मैट्स हैं, जो आपके ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल हैं उनके द्वारा जो बनाया गया मैट है, हम मैट का यूज करते हैं, है ना, आपकी जो चटाई होती है। तो बिसाइड स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा, इस साल हम योगा के क्या बेनिफिट्स हैं उसको तो हम दर्शाएंगे ही, लोगों को बताएंगे ही, उसके बारे में अवेयर कराएंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो इंडिया का ट्राइफाइड की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, जिसके साथ 34,000 जो योगा मैट्स है उसको प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण क्या कर सके, जो ट्राइबल आर्टिशंस हैं पूरे कंट्री में, तो उनका जो ये ट्राइबल आर्ट है उसको लोगों को सामने रिप्रेजेंट कर सकें और दिखा सकें। इससे क्या होगा आपका अल्टीमेटली कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम विच इंडिकेट्स इंडिया सोशियो कल्चर हेरिटेज। तो यहाँ पर जो इंडिया का सोशियो कल्चर हेरिटेज है उसको भी सामने रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्राइफेड की बात कर लेते हैं, ये क्या है, TRIFED ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब आया था आपका एग्जिस्टेंस में, 1987 में। ओके, तो नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनिंग क्या है इसका, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंदर इसका क्या चलता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफेड इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री बाय वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल है उनका क्या करना, हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। मतलब जैसे कि कोई ट्राइबल पीपल है तो हम देखते हैं जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनकी आर्ट में आप देखेंगे हर चीजों में, तो उसको क्या करना, मार्केट तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है, आपका ट्राइफाइड का काम होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल टेक्सटाइल, पोट्री, ट्राइबल पेंटिंग्स हो गई, आपकी जो आपकी पोट्री वगैरह हो गई, तो उसको मार्केट तक पहुंचाना और उनसे जो इनकम जनरेट होगा, है ना, तो वो किस पर आएगी, आपके ट्राइबल पीपल के पास आएगी। ओके, तो ट्राइब्स एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर ट्राइब्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो ट्राइफेड क्या करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है ट्राइब्स पीपल के लिए कि वो क्या कर सके, अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सके। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फंक्शंस की हमने बात कर ली। ये एक्टिवली यहाँ पे सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, सैनिटेशंस हैं, सेंसिटाइजेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। इट प्ले अ डुअल रोल बोथ मार्केट डेवलपर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये मार्केट डेवलपर का भी काम करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर दोनों का ही काम करते हैं। तो अल्टीमेटली इनका एम है कि जो ट्राइबल पीपल है उन्हें सोशियो और इकोनॉमिक लेवल पर क्या किया जाए, उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमनिकॉन अप्रूव्ड। तो इंडिया की यहाँ पे आप देखेंगे GAMCOVAC ओम, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन को यहाँ पे जो ओमनिकॉन की आपका जो नया वेरिएंट आया ओमनिकॉन का, इसकी वैक्सीन आ चुकी है और इसे यहाँ पे अप्रूवल भी मिल गया है। अभी यहाँ पे ये मार्केट में आपकी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बट इसे अप्रूवल मिल चुका है। फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। ओके, तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आई होप
सभी ने आप इसका आंसर किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसका पब्लिकेशन कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपका राइट ऑप्शन है आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या पब्लिश करती है? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक फोरम है इसको यहाँ पर क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। आप सभी ने आई होप यहाँ पे देखा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है तो इससे रिलेट कर दिया होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी उसे ही पब्लिश करता होगा। बट नहीं, यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को यहाँ पे पब्लिश करता है। ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी यहाँ पे आपको पता तो चल ही गया कि कौन यहाँ पर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडवर्स न्यूज एनालिसिस में। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे वेरियस जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं रेदर देन हिंदू एनालिसिस, है ना, हिंदू एनालिसिस के साथ साथ जो आपका इंडियन एक्सप्रेस है, अदर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ओके सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।